गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है आज। कल हमने किया था इंटरफेरेंस तक किया था। इंटरफेरेंस क्या होता है? तो इंटरफेरेंस आपको बताया था कि जब दो कोहेरेंट से लाइट की वेव्स सुपर इम्पोज करती हैं तो वहाँ पर जो है जो लाइट की इंटेंसिटी है, जिसको ब्राइटनेस बोलते हैं, वो रीडिस्ट्रीब्यूट कर जाती है। कहीं पर इंटेंसिटी ज़्यादा जाती है, वो पॉइंट चमकना शुरू हो जाता है, कहीं पर कम हो जाती है। तो इस फिनोमेना को, प्रोसेस को बोलते हैं हम लाइट इंटेंसिटी का रीडिस्ट्रीब्यूट होना सुपरपोजिशन के बाद लाइट कोहेरेंट सोर्स लाइट्स की से। इसको हम बोलते हैं इंटरफेरेंस। ये इंटरफेरेंस दो तरह की होती है, कंस्ट्रक्टिव भी होती है और डिस्ट्रक्टिव भी होती है। जब लाइट की इंटेंसिटी पॉइंटों पर मैक्सिमम हो जाती है तो इस तरह के इंटरफेरेंस को बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव, और जहाँ ऐसे पॉइंट जहाँ पर लाइट की इंटेंसिटी मिनिमम हो जाती है, ऐसी कंस्ट्रक्शन को बोलते हैं इंटरफेरेंस को बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो दो तरह की होती है। अच्छा, ये ऐसा क्यों बन रहा था? हाइजन इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए तो हाइजन फेल हो गया। तो उसके साइंटिस्ट जो स्टूडेंट थे जम्स, उन्होंने इस लैब में ये एक्सपेरिमेंट किया। तो आ सकता है आपको कि जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था उसकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग को एक्सप्लेन कीजिए। ठीक है, तो वही कर रहे हैं हम। जंक्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। कंस्ट्रक्शन इसकी तो उन्होंने क्या किया, एक स्लिट ली, एक सिंगल स्लिट जिसकी विड्थ जो कम से कम थी, विड्थ थी 1 मिलीमीटर की। ठीक है, और एक कोहेरेंट सोर्स लाइट का इस स्लिट के सामने रखा है यहाँ पर। ठीक है, और इसके बिल्कुल पैरेलल जो है, स्लिट के बिल्कुल पैरेलल दो अनदर स्लिट रखी यहाँ पर, एक ये स्लिट और दूसरी ये। ठीक, इसके बिल्कुल पैरेलल इनकी विड्थ जो डिस्टेंस जो रखी थी वो थी 0.5 mm। इतनी डिस्टेंस पे इनको रखा है अनदर स्लिट S1 और S2। स्लिट क्या होती है ये बताया था, गत्ते का टुकड़ा जिसमें एक छेद होगा। ठीक है, ये दो गत्ते के टुकड़े, एक गत्ते का टुकड़ा में दो छेद हो गए। ठीक है, अब इसके बाद उन्होंने जो है 2 मिलीमीटर की डिस्टेंस पर यहाँ पर एक स्क्रीन को रख दिया, पेपर को रख दिया दीवार। ठीक है, कितनी डिस्टेंस थी? 2 मिलीमीटर इन स्लिटों से। जैसे ही रखा तो वहाँ पर उन्होंने फाइंड क्या किया कि स्क्रीन पर जो है ब्राइट एक पैटर्न बन जाता है पॉइंटों का, ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क, ऐसे ही पैटर्न बन जाता है जहाँ ये उन्होंने देखा। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट किया है। कंस्ट्रक्शन भी होगी, वर्किंग एक्सप्लेनेशन और वर्किंग। ऐसा क्यों हुआ, ये क्यों बना? तो उन्होंने एक्सप्लेन किया इसका कि ये जो सोर्स है लाइट का, मोनोक्रोमेटिक सोर्स, ये सोर्स जो हाइजन के अकॉर्डिंग ये प्रोड्यूस करता है स्फेरिकल वेव फ्रंट। ये लाइट प्रोड्यूस करता है इन फॉर्म ऑफ स्फेरिकल वेव फ्रंट।
और ये जब स्फेरिकल वेव फ्रंट यहाँ स्लिट एस पर गिरता है तो बाय हाइजन की अकॉर्डिंग ये जो है हर एक पॉइंट इस पे नया सोर्स होता है अनदर वेव फ्रंट का, तो ये यहाँ से अनदर सोर्स जो है वेव फ्रंट स्फेरिकल निकलना शुरू कर देते हैं। ठीक है, क्रेस्ट ट्रफ होंगे, ये क्रेस्ट ट्रफ ऐसे ये इनको वेव फ्रंट को, ठीक है, ये वेव फ्रंट वेवलेट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, स्फेरिकल, और जैसे ही ये स्फेरिकल वेवलेट्स फॉल करती हैं स्लिट S1 और S2 पे, तो बाय हाइजन के अकॉर्डिंग ये वेव फ्रंट जहाँ बनता है कॉमन पॉइंट है, तो एवरी सोर्स जो होगा, एवरी पॉइंट वेव फ्रंट पे नया सोर्स होगा डिस्टर्बेंस का, नई वेवलेट प्रोड्यूस करेगा, तो ये नदर वेवलेट यहाँ से प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है। ये क्रेस्ट डॉटेड को हम ट्रफ से लिखें, ये ट्रफ क्रेस्ट और ये ट्रफ सेम, जहाँ से क्रेस्ट ये ट्रफ क्रेस्ट ये ट्रफ क्रेस्ट ट्रफ, तो ऐसे जो है जहाँ से जो वेव्स चलना शुरू हो जाती हैं हाइजन की अकॉर्डिंग निकलना शुरू होती हैं स्लिट S1 और S2 से। ठीक है, यहाँ से इधर जाना शुरू हो जाती हैं और इस पॉइंट से भी इधर जाना शुरू हो जाती हैं। तो ये कौन सी होती हैं, फ्रिक्वेंसी सेम है, वेवलेंथ भी सेम, तो दो वेव्स जब जहाँ से निकलती हैं तो क्रेस्ट उसकी या तो क्रेस्ट पर गिरती है उन दोनों की, या ट्रफ पे गिरती है, तो जहाँ क्रेस्ट मिलती हैं वो पॉइंट कौन सा, वहाँ इंटेंसिटी बढ़ जाती है। जैसे ये देख सकते हैं आप, जहाँ पर ये सोर्स है लाइट का, ये प्रोड्यूस करता है वेव्स, वेवलेट प्रोड्यूस करता है, ये वेवलेट चल रही है क्रेस्ट ट्रफ। ठीक है, और ये स्लिट S1 और S2 पर गिरती हैं, तो बाय हाइजन के अकॉर्डिंग ये एक कॉमन सरफेस है, तो ये वेव फ्रंट होगा, तो हर एक पॉइंट नया सोर्स होगा, तो जहाँ से ये वेव प्रोड्यूस होंगी यहाँ से वेव बनना शुरू हो जाती है और इस पॉइंट से वेव बनना शुरू हो जाती है। तो देखिए इसमें और इसमें जहाँ क्रेस्ट मिलती हैं वो ये वाला पॉइंट है, या ट्रफ मिलती है, और जहाँ क्रेस्ट ट्रफ है वो ये मिलती है, तो क्रेस्ट वहाँ इंटेंसिटी बढ़ जाती है, तो सुपर पोजिशन पढ़ा होगा रूल आपने, वहाँ इंटेंसिटी बढ़ जाती है, तो वहाँ पर ब्राइटनेस आपको पॉइंट दिखते हैं, ब्राइट पॉइंट दिखते हैं। ठीक है, तो वेवलेट के क्रेस्ट पड़ेंगे तो इंटेंसिटी बढ़ जाएगी वहाँ पर, तो डार्क शार्प ब्राइटनेस बनेगा, ब्राइट फ्रिंज बनेगी, ब्राइट पॉइंट बनेगा, और जहाँ पर क्रेस्ट ट्रफ पे गिरती है, जो ट्रफ क्रेस्ट पे गिरती है वहाँ डार्क बनेगा। ठीक है, तो इसी रीजन के कारण बन रहा है, तो ये उन्होंने बताया। ठीक है, जंग्स ने एक्सप्लेन कर दिया, इसलिए डार्क, और इस पैटर्न को बोलते हैं, इन पॉइंटों को बोलते हैं डार्क और ब्राइट को फ्रिंजेस, पैटर्न को बोलेंगे इंटरफेरेंस पैटर्न। ठीक है, इसकी वजह से तो ये एक्सप्लेन किया उन्होंने क्यों बनता है। ठीक है, अब इनमें जो विड्थ जो थी फ्रिंजेस की वो इक्वली, इनके बीच स्पेस भी इक्वल रहता है उन्होंने देखा, और विड्थ भी सेम रहती है, ये उन्होंने देखा। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है, आर्टिकल ये है कि ये जो जंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो इंटरफेरेंस में जो रिजल्टेंट वेव बनती है उसका आपने इंटेंसिटी निकालनी है, उसकी इंटेंसिटी कितनी होगी। ठीक है, एक्सप्रेशन ड्राइव करना वेरी इंपॉर्टेंट आ सकता है, तो उसको ध्यान दीजिए।
हमने कोई दो लाइट के सोर्स मान लिए, कोहेरेंट सोर्स माने, जो वेव प्रोड्यूस करते हैं। पहली वेव की इक्वेशन y1 इक्वल टू a sin ओमेगा t, दिस इज फर्स्ट। और दूसरी इक्वेशन, दूसरी वेव जो प्रोड्यूस करता है कोहेरेंट सोर्स, उसकी इक्वेशन है b इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस फाई, दिस इज है। फाई दोनों में एंगल का फेज डिफरेंस है, कांस्टेंट फेज डिफरेंस, कोई फेज डिफरेंस नहीं है। कोहेरेंट है तो फेज डिफरेंस नहीं होना, तो कांस्टेंट फेज डिफरेंस है, ये हमने माना। फाई इज द कांस्टेंट फेज डिफरेंस, ठीक है। ये लीड करती है फाई से, फाई एंगल से, ठीक है। और ए और बी के हैं एम्पलीट्यूड इन वेव के, ठीक है। दो कोहेरेंट सो वेव मानी हमने, y1 इक्वल टू ये, y2 इक्वल टू ये, ठीक है। तो आफ्टर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, बाय सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, जब दोनों वेव मिल जाती हैं, द रिजल्टेंट वेव इज गिवन बाय, सीधा लिखना अपना, रिजल्टेंट वेव इज गिवन बाय। तो जो रिजल्टेंट वेव है दैट विल बी इक्वल टू सुपरपोजिशन के अकॉर्डिंग पहली वेव की इक्वेशन प्लस दूसरी की सम के बराबर होती है। तो बाय इक्वल टू y1 प्लस y2 हो जाएगा ये, ठीक है। बाहर मूला भर दिया, दोनों को प्लस कर दिया हमने, वैल्यू डाल दी, ठीक है। और ये आ गया a साइन ओमेगा टी प्लस b साइन ओमेगा टी, ए साइन a प्लस b का फार्मूला लगा दिया, ठीक है। a साइन ओमेगा टी हो गया b, और ये साइन a प्लस b, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये फार्मूला लगा दिया। तो बाई बन गया हमारा जे, ठीक है। साइन में घटी कॉमन आ रहा था, ले लिया, तो अंदर बचा ए प्लस बी कॉस फाई, और कॉस में घटी बी साइन फाई। अब इसमें एक चीज़ आपने याद रखनी है, ठीक है, ये याद ही करनी पड़ेगी कि ये जो चीज़ बनी इसको हम नज़र मान लेंगे, और वो माना हमने ए प्लस बी कॉस फाई को आर कॉस थीटा मान लिया, ठीक है। और ये जो बी साइन फाई है इसको हमने माना है आर साइन थीटा, ये मान लिया, इन दोनों को हमने ये माना। अब ये मान लिया और जहाँ भर दिया, तो ये बन गया बाई इक्वल टू साइन ओमेगा टी, और ये हो गया आर कॉस थीटा, और ये आ गया यहाँ पर कोस ओमेगा टी, और बी को मान लिया आर साइन थीटा, ये हो गया। आर कॉमन आ रहा है, ले लिया हमने, तो ये बन गया फार्मूला साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी साइन ए प्लस ए फार्मूला। तो बाई आ गया आर साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। तो नई वेव जो बनेगी उसकी इक्वेशन ये होगी, y इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी प्लस थीटा होगी, रिजल्टेंट वेव जो होगी, ठीक है। अब इसके बाद जो हमने ये माना था, इसको इक्वेशन 3 का नाम दिया था और इसको 4 का, ठीक है। हमें तो इंटेंसिटी निकालनी है रिजल्टेंट वेव की, तो स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड होती है, इसलिए हमें पहले एम्पलीट्यूड आर निकालना पड़ेगा। आर आ गया तो फिर इंटेंसिटी आ जाएगी, आर चाहिए हमें, तो इनको स्क्वायर किया और ऐड कर दिया हमने। स्क्वेयरिंग और ऐड करने पर ये इक्वेशन बनेगी, लेफ्ट लेफ्ट वाले राइट राइट वाले, ठीक है। और आर कॉमन ले लिया तो ये बन जाएगी इक्वेशन, आर इक्वल टू स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos फाई, ये हमारा हो गया। आर ये आ गया, तो इतनी जो है एम्पलीट्यूड होगा जो नई रिजल्टेंट वेव बनती है इंटरफेरेंस में। अब तो वी नो जो पहली वेव का एम्पलीट्यूड ए था, तो उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, क्या होती है, कांस्टेंट इनटू ए स्क्वायर। इंटेंसिटी होती है स्क्वायर ऑफ एम, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा, तो आई 1 हो जाएगा। पहली वेव के लिए ये आ जाएगा, दूसरी के लिए ये आ जाएगा, आई 1 हो जाएगा के स्क्वायर, आई 2 हो जाएगा के बी स्क्वायर। तो रिजल्टेंट के लिए क्या होगा, के आर स्क्वायर, क्योंकि एम्पलीट्यूड का आर, तो रिजल्टेंट के लिए ये आ जाएगा। तो हम आर स्क्वायर की वैल्यू भर देंगे, के ये आ गया, और आर स्क्वायर की वैल्यू हमने निकाली, ये आ जाएगा। तो इंटेंसिटी इसकी होगी, ये तो आई 1 था, ये आई 2, तो इतनी हो जाएगी। तो इतनी इंटेंसिटी होती है किसकी,
रिजल्टेंट इंटरफेरेंस में जो रिजल्टेंट वेव बनता है उसकी इंटेंसिटी इतनी होती है, और ये डिपेंड करती है कम होगी या ज़्यादा होगी, वो कांस्टेंट फेज फाई पे डिपेंड करता है। फेज डिफरेंस उन दोनों में फेज का डिफरेंस कितना उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो जहाँ तक बड़ा ही इम्पोर्टेंट है ये आर्टिकल, पूछा जाता है कि इंटेंसिटी कितनी होगी। अब कंडीशन निकालनी है कंस्ट्रक्टिव के लिए क्या होगी और डिस्ट्रक्टिव के लिए कंडीशन क्या होती है। वेरी इंपॉर्टेंट 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, इसको देखिए। अब 5 पर डिपेंड किया कि रिजल्टेंट का कितना होगा, इंटेंसिटी क्या होगी। दो केस हो सकते हैं, या तो इंटेंसिटी मैक्सिमम बनती है या मिनिमम बनती है। तो केस पहला ले रहे हैं फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस फॉर मैक्सिमम, या कंस्ट्रक्टिव, या तो कंस्ट्रक्टिव होगी या डिस्ट्रक्टिव। केस पहला फॉर कंस्ट्रक्टिव, अगर कंस्ट्रक्टिव बनती है फॉर कंस्ट्रक्टिव के लिए आई क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। तो आई शुड बी मैक्सिमम, आई शुड बी मैक्सिमम इफ cos फाई मैक्सिमम। इस पर डिपेंड कर रहा है ना, बाकी तो कांस्टेंट है। तो आई मैक्सिमम होगा इफ cos फाई मैक्सिमम होगा, cos फाई मैक्सिमम होगा। और cos फाई मैक्सिमम कितना होता है आपको पता है, ये +1 होता है। तो +1 कब होगा, जब फाई कितना होगा, इवन और पाई का मल्टीपल होगा, इवन 0 2 पाई 4 पाई और 2 सो। ठीक है, सो इसको n की फॉर्म में लिखना हो तो लिख सकते हैं, 2n पाई होगा, पढ़ा होगा आपने मैथ में, 5 = 2n पाई। ठीक है, और n वेरी करता है 0 से n, 0 2 सो n तक। तो कंडीशन बन गई कि अगर फाई फेज डिफरेंस जो है वो 2n पाई हो तो क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव होगी वहाँ पर। ये कंडीशन बनी, एक कंडीशन होगी। प्रदीप की बुक से देखिए आप, प्रदीप से पढ़ाना बिना इसमें पढ़ सकते हैं। अच्छा, एक तो ये कंडीशन आ गई। दूसरी कंडीशन बीनो पाथ डिफरेंस की टर्म में, पाथ डिफरेंस दोनों वेव में जो होता है, दोनों वेव चल रही है उनके पाथ में जो डिफरेंस होगा वो λ/2 पाई इंटू फाई होता है फार्मूला। तो पाथ डिफरेंस इतना होता है। ठीक है, तो फाई की वैल्यू भर दीजिए 2n पाई तो n लैम्डा। कहने का मतलब कि अगर पाथ का डिफरेंस है n लैम्डा होगा और n वेरी करता है 0 to n, तब भी क्या होगा, तब भी मैक्सिमम होगा, इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। तो जहाँ पर दो कंडीशनें बन गई। कंडीशंस क्या होती हैं कि एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर फेज डिफरेंस दो वेव्स के बीच में 0 हो, या फिर इवन मल्टीपल ऑफ पाई हो, या फिर जो है पाथ डिफरेंस जो हो 0 हो, या फिर इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ का, इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ हो तो कंस्ट्रक्टिव बनती है। तो ये कंडीशन होती है। केस नंबर 2, केस 2 है जा क्या हो सकता है, आई शुड बी मिनिमम इफ को आई जो है आई मिनिमम होगा अगर cos फाई मिनिमम होगा -1। तो -1 कितना होता है, 2n - 1 पाई। या आपको पता है cos फाई -1 कब होगा, जब फाई होगा ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, 2n - 1 पाई होगा। या पाथ डिफरेंस इतना होगा 2n - 1 लैम्डा बाई। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है, डार्क पॉइंट बनते हैं जब पाथ डिफरेंस फेज डिफरेंस वेव में जो हो दैट इज ऑड मल्टीपल पाई का हो, और पाथ डिफरेंस जो है ऑड मल्टीपल हाफ ऑफ वेवलेंथ, ऑड मल्टीपल हाफ ऑफ वेवलेंथ। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 नंबर का आता है। तो पढ़ ले, प्रदीप की बुक से पढ़ाया, दिनेश से ही पढ़ सकते हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पेपर में ऐसे आएगा
कि आप ड्राइव कीजिए, इंटेंसिटी पहले ड्राइव करनी है अपने इंटरफेरेंस में कितनी होगी, और कंडीशन क्या होगी, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव, तो पाथ और फेज दोनों करने हैं, तो फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें कुछ फॉर्मूले हैं, न्यूमेरिकल आते हैं, यहाँ से एक न्यूमेरिकल पक्का आएगा कि जो रिजल्टेंट वेव जो होती है फिर में वेव बनती है, उसकी एम्पलीट्यूड इतनी होती है, कितना, कंस्ट्रक्टिव के लिए, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में एम्पलीट्यूड बनता है A+B, और डिस्ट्रक्टिव में मैक्सिमम एम्पलीट्यूड इतना होता है, और डिस्ट्रक्टिव में इतना होता है, याद रखिए, मिनिमम A-B होता है, और इसका रेशो जो होता है I मैक्सिमम अपॉन I मिनिमम A+B का स्क्वायर। तो ये फार्मूले आपने याद रखने हैं, बड़े इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, जैसे ये न्यूमेरिकल है, इसको देख लिया आप। ठीक है, इंटेंसिटी का रेशो दे रखा है आपको, एम्पलीट्यूड दोनों वेव का दे रखा है, इंटेंसिटी का रेशो निकाल सकते हो, तो पूछा है आपको मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशो क्या होगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल आता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट आर्टिकल जो है, पहले डायग्राम समझिए। क्वेश्चन क्या है, बड़ी इंपॉर्टेंट, फ्रिंज विड्थ निकालनी है आपको, कि जो इंटरफेरेंस में डार्क पॉइंट बनते हैं उसमें फ्रिंज विड्थ कितनी होगी, जो फ्रिंजेस बनती हैं उनकी विड्थ निकालनी है आपको, कितनी होगी फ्रिंज विड्थ। तो फ्रिंज विड्थ का जो फार्मूला होता है, किन्हीं दो फ्रिंज सक्सेसिव सेंटर पॉइंट से, सेंटर मैक्सिमा से, जहाँ सेंटर वाला मैक्सिमा बनता है पॉइंट, उससे कंसेक्टिव एक के बाद जो एक आ रही है उनकी डिस्टेंसेस का डिफरेंस, कंसेक्टिव फ्रिंजेस का डिफरेंस। तो हमें पहले कंसेक्टिव निकालनी पड़ेंगी, डार्क फ्रिंजेस सेंटर से निकालनी पड़ेंगी उनकी डिस्टेंसेस, और ब्राइट की भी निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसके डायग्राम को आप समझिए, पहले डायग्राम क्लियर हो गया तो क्वेश्चन अपने आप आ जाएगा। तो क्या है, देखिए एक्सप्रेशन ड्राइव करना है, फ्रिंज विड्थ निकालनी है, इंटरफेरेंस में डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में फ्रिंजेस बनती हैं उनकी, वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमने क्या किया, जहाँ पर हमने ये दो को स्लिट ली, S1 और S2, दिस इज S1, दिस इज S2, ये दो हमने स्लिट सपोज की, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो हमने ले ली D, दोनों स्लिट के बीच की डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, ये है D, दिस इज D। अब देखिए, जब जो हम क्रस्ट ट्रफ के साथ अगर बनाते हैं, वेव जो चलती हैं उनको बनाएंगे तो कॉम्प्लिकेट हो जाता है, तो हम इसलिए उनको क्रस्ट ट्रफ से नहीं बनाएंगे, हम स्ट्रेट लाइन और एरो से दिखा देंगे, उन्हीं से बनाएंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए, माना कोई दो वेव, दो स्लिटें मान ली हमने S1 और S2। ठीक है, और ये कोहेरेंट वेव प्रोड्यूस करती हैं, कोहेरेंट सोर्स हैं दोनों, इनके बीच का डिस्टेंस D है, और ये वेव प्रोड्यूस करती हैं और डायरेक्शंस में। ठीक है, कोहेरेंट वेव प्रोड्यूस करती है। ठीक है, माना
स्लिटों से बिल्कुल पैरेलल डी डिस्टेंस के ऊपर हमने एक स्क्रीन रखी, स्क्रीन ली, और इन दोनों S1 और S2 सोर्स से, कोहेरेंट सोर्स से या स्लिट से इक्वल डिस्टेंस पे एक पॉइंट लिया हमने O। ये पॉइंट हमने O ले लिया। अब ये पॉइंट O है, दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे है, तो पाथ डिफरेंस दोनों में क्या है, यहाँ से भी वेव आ रही होंगी, इधर से भी वेव आ रही होंगी, तो दोनों के बीच का जो पाथ डिफरेंस है, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस पे लिया है तो पाथ में कोई डिफरेंस नहीं होगा दोनों, ठीक है। जितना इसका पाथ होगा इतना इसका पाथ होगा, तो देयरफॉर फाई 0 का ओ पॉइंट पर पाथ डिफरेंस वेव का 0 है, ठीक है। पाथ डिफरेंस 0 तो इसका मतलब जहाँ मैक्सिमम बनेगा, कंडीशन पता है ना हमें, फेज डिफरेंस फाई 0 हो, पाथ डिफरेंस नहीं है 0 है, तो जहाँ मैक्सिमम बनेगा, तो ओ इज द पोजीशन ऑफ मैक्सिमम ब्राइटनेस, ये ब्राइट पॉइंट होगा, ठीक है। अब इससे अब इधर कौन सा बनेगा या इधर कौन सा बनेगा, तो ये डिपेंड करेगा कि जो वेव जहाँ से निकल रही हैं और जहाँ से निकल रही हैं, ठीक है, इधर भी जा रही हैं, जो जहाँ से चल रही हैं और इधर से चल रही हैं, ठीक है, जा तो ऑल साइड रही हैं, ऐसे वेव्स जा रही हैं, इस डायरेक्शन में भी जा रही हैं, इसमें भी जा रही हैं, और डायरेक्शन में जा रही हैं, तो डिपेंड करेगा कि उसमें क्रस्ट पे पड़ती है या ट्रफ पे पड़ती है, उस पर डिपेंड करेगा, पाथ डिफरेंस पे डिपेंड करेगा, फेज डिफरेंस उनमें कितना उस पर डिपेंड करेगा। तो हमने क्या किया, जहाँ से बाई डिस्टेंस पर एक पॉइंट P ले लिया, इससे बाई डिस्टेंस पर हमने एक पॉइंट P लिया जहाँ पर, ठीक है। अब जहाँ पर मैक्सिमा भी हो सकता है, मिनिमा भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस पे, ठीक है। फेज तो जहाँ निकाल नहीं सकते, वेव में कितना बनेगा, पाथ निकाल सकते, ठीक है। तो जहाँ से बाई डिस्टेंस पे P पॉइंट लिया, वहाँ पर मैक्सिमम भी हो सकता है, मिनिमम, डिपेंडिंग ऑन द पाथ डिफरेंस। तो पहले हम निकालेंगे पाथ डिफरेंस। माना दो वेव्स कोई S1 और S2 कोहेरेंट सोर्स से चलती हैं और P पर मिलती हैं, ये यहाँ पर मिलती हैं ये, ठीक है। तो आगे बुक से देख सकते हैं, ठीक है। और थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन की पाथ डिफरेंस निकालने के लिए, पाथ का डिफरेंस क्या होगा, ठीक है, दोनों वेव्स में जो जहाँ से चली हैं और P पॉइंट में मिली हैं, ये पाथ डिफरेंस होगा, ये वाला, दिस इज द पाथ डिफरेंस, ठीक है। पाथ डिफरेंस निकालने का एक तरीका होता है कि ये सोर्स से, दो सोर्स हैं, उनसे वेव निकल रही हैं, जा रही हैं, तो दोनों को मिलाकर जो लेंथ बच जाएगी वो पाथ डिफरेंस होता है। ये लेंथ बची तो पाथ डिफरेंस ये होगा, इसलिए यहाँ पर पाथ डिफरेंस ये है, ठीक है। और ये एंगल हमने मान लिया थीटा, ठीक है, ये थीटा मान लिया हमने, यही निकालना है हमें। तो इसमें देखिए कैसे होगा, आगे थोड़ी कंस्ट्रक्शन की हमने, क्या कंस्ट्रक्शन की, इस पॉइंट को मैंने इसके साथ मिलाया, ठीक है, और जहाँ से ये सेंटर पॉइंट को भी हमने इसके साथ मिला दिया, एक ये किया, ठीक है, और इस पॉइंट को भी हमने इसके साथ मिलाया, ये किया, बुक से ज़्यादा क्लियर होगा ये वाला। ये S1 और S2 कोई दो हमने स्लिटें मानी, कोहेरेंट सोर्स माने लाइट के, और ओ कोई पॉइंट माना इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे, ठीक है। ये प्रोड्यूसेस करते हैं वेव्स ऑल साइड, ठीक है, स्ट्रेट लाइनों से वेव को और एरो से शो करेंगे। तो यहाँ से माना दो वेव
S1 और S2 से वो पॉइंट पर इक्वल डिस्टेंस पे जाते हैं तो 5 0 होगा, तो इसलिए मैक्सिमम होगा। P पॉइंट कोई ले लिया बाई डिस्टेंस पे, जहाँ पर मैक्सिमम भी हो सकता है, मिनिमम डिपेंड करता है पाथ डिफरेंस पे, तो पाथ डिफरेंस निकालना। ठीक है, तो इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिलाया और इसको मिला दिया। ठीक है, तो डेल्टा एक्स क्या होगा, ये वाला होगा पाथ डिफरेंस। दो सोर्स से लाइट आ रही है, दोनों को मिला दो तो जो लेंथ बच जाएगी वो पाथ डिफरेंस होता है डेल्टा एक्स। पाथ का डिफरेंस डेल्टा एक्स निकालना है, तो क्या होगा, ये माइनस ये S2P माइनस S1P ये होगा। तो इसको निकालेंगे, अब कैसे निकालेंगे, तो S2P निकालना पहले। तो S2P देखिए कहाँ पर है हमारा, ये S2P, ये है S2P, ये चाहिए मुझे, तो ये ट्रायंगल ले लो आप राइट, ये वाले, ये जब ये लेंगे हम तो S2P क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग S2B स्क्वायर और BP स्क्वायर ये हो जाएगा PB स्क्वायर, ये बन जाएगा और 1/2 आ जाएगा। ठीक है, पाइथागोरस लगाई, अब ये हो गया D स्क्वायर हो गया, और ये बन जाएगा, ये कितना होगा, ये बाई है, हमें कौन सा चाहिए, ये चाहिए, तो ये पूरा D है तो आधा क्या होगा D/2, तो ये D/2 होगा, ये बाई प्लस D/2 प्लस स्क्वायर, ये बन जाएगा। D कॉमन ले लिया, बाहर चला गया, तो ये बन जाएगा हमारा। ठीक है, पाथ का डिफरेंस ये आया, आप देखते हैं। तो एस सिमिलरली एक निकाल लिया, हाँ इसको आगे करेंगे, S2P D बाहर चला गया। ठीक है, तो 1 प्लस ये बन जाएगा, जहाँ नहीं है तो D स्क्वायर से डिवाइड होगा ना। ठीक है, तो S2P हमारा इतना आ जाएगा, S2P आ गया, सिमिलरली S1P होगा, सॉल्व नहीं करेंगे, तो D हो जाएगा और बाई माइनस D/2 2D का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली डायग्राम से देख सकते हो। तो डेल्टा एक्स पाथ डिफरेंस क्या बन जाएगा, दोनों की वैल्यू कर देंगे, ये आया, सॉल्व करके हमारा ये आ जाएगा डेल्टा एक्स बाई D/D, तो पाथ का डिफरेंस इतना आ जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि वहाँ पर या तो कंस्ट्रक्टिव बन सकती है या तो डिस्ट्रक्टिव बन सकती है, तो दो केस हो सकते हैं। तो केस नंबर 1 फॉर कंस्ट्रक्टिव या मैक्सिमा या ब्राइट फ्रिंजेस, और ब्राइट के लिए क्या होगा या मैक्सिमा के लिए क्या होगा, तो वहाँ पर P पॉइंट पर होगा मैक्सिमा अगर पाथ डिफरेंस हो किसके बराबर, m लैम्डा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा को पढ़ा था हमने कंडीशन। ठीक है, तो फॉर कंस्ट्रक्टिव दिस विल बी इक्वल टू m लैम्डा, तो ये m लैम्डा के इक्वल कर दिया, m लैम्डा हो गया। तो m लैम्डा हो गया, तो जहाँ से हमें क्या चाहिए, हमें डिस्टेंस चाहिए, तो बाई डिस्टेंस है तो बाई निकाल लिया, बाई इसके बराबर हो गया m लैम्डा D/D। तो ये होगी वहाँ पर बाय mth फ्रिंजेस की डिस्टेंस होगी सेंटर से, यहाँ पर ये वाली, इसको वेरी करते जाओ तो फ्रिंजेस की विड्थ भी, फ्रिंजेस की डिस्टेंस भी आती जाएगी। m वेरी किया, अगर m 1 है तो बाय 1 आ जाएगा, ये हो जाएगा बाय 1, तो बाय 1 हो गया इतना। ठीक है, इसको नहीं लिखना आपने, यही लिखना है। अगर m 1 हो गया तो बाय 1 पहली फ्रिंज की डिस्टेंस सेंटर से ये होगी, दूसरी की ये होगी। ठीक है, अप टू सोन -1 की क्या होगी, इतनी हो जाएगी, लिखने की जरूरत नहीं है, 2 ही लिखनी है अपने, इनको नहीं लिखना। ठीक है, तो ये हो जाएंगे। अब ये आ गई, तो फ्रिंज विड्थ क्या होगी, फ्रिंज विड्थ, ब्राइट फ्रिंज विड्थ कितनी होगी,
कंसेप्टिव का डिफरेंस, तो बाई 2 माइनस बाई 1 कर दो, जब बाई 3 माइनस बाई 1 कर दो आप, तो ये बाई 2 माइनस बाई 1 आ जाएगा, बट दी वैल्यू लैम्डा डी अपॉन डी। तो ब्राइट फ्रिंजेस डेट कितनी होती है, लैम्डा डी अपॉन डी होती है। डी हमें पर निकाल सकते हैं डिस्टेंस, और डी भी पता है, वेवलेंथ पता होती है, तो निकाल जा सकते हैं। ठीक है। केस नंबर 2, फॉर डार्क पॉइंट जब मिनिमम जब ब्राइट डार्क पॉइंट के लिए रिस्ट्रिक्टिव इंटरफेरेंस के लिए ये होना चाहिए y इक्वल टू ये होगा ऑर्डर मल्टीपल ऑफ लैम्डा, ये होगा m प्लस 1/2 इंटू लैम्डा। तो हम 0 टू वेरी करते हैं, तो ये आ जाएगा, अगर mth के लिए निकालें तो ये आ जाएगा, तो ये mth पोजीशन होगी डार्क की सेंटर से, ये होगी m1 हो 0 कर दिया, ये आ गया। ठीक है। वन कर दिया तो ये आ गया। ठीक है। बाकी ये नहीं आपने निकालना, तो डार्क तो ये हो जाएगी डार्क विड्थ कंसेक्टिव का डिफरेंस बाई 1 माइनस बाई 2, ये बाई 2 माइनस बाई 1 ये आ जाएगा। तो हमने देखा कि जो विड्थ बनती है, फ्रिंजेस बनती हैं, उनकी विड्थ सेम रहती है, लैम्डा डी बाई डी होती है, सेंटर वाली की भी और जितनी भी हैं विड्थ है इक्वल होती है। ठीक है। तो ये 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि फ्रिंज विड्थ बताइए, ड्राइव करना है एक्सप्रेशन, तो इसको कर लें। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट था ये। ठीक है, ओके। अच्छा, कौन से फैक्टर पे डिपेंड करती है ये फ्रिंज विड्थ, वेवलेंथ पे, डिस्टेंस पे, और स्लिट के बीच के डिस्टेंस, स्क्रीन और स्लिट का, और स्लिट के बीच का डिस्टेंस, इन दोनों पे डिपेंड करता है। डायरेक्टली होंगे इसके और इनवर्सली इसके होंगे, साथ में पूछा जा सकता है, तो देख लें इसको। ठीक है, ये भी हो गया। कई बार पूछता है कि फैक्टर कौन से हैं जिन पे ये डिपेंड करता है, तो ये बता दिया आपको। आगे है नेक्स्ट आर्टिकल, कंडीशन अपने आप पढ़ लें। कंडीशन फॉर इंटरफेरेंस के लिए क्या क्या कंडीशन है, कोहेरेंट होने चाहिए, जब सोर्स कोहेरेंट नहीं थे। कंडीशन क्या है, नेक्स्ट है नेक्स्ट आर्टिकल, डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये डिफ्रैक्शन क्या होती है। नेक्स्ट हमने देखा कि जब हम ये कोई सोर्स है लाइट का, ठीक है, और इसके सामने हमने एक ऑब्जेक्ट रखी और जहाँ स्क्रीन होती है, तो जहाँ से क्या होगा, लाइट चलेगी वेव फ्रंट में आती हुई, इधर बढ़ेगी। ठीक है, रेज उसकी ऐसे लाइट की आती है, इधर जाती है, तो जो आपकी शेडो है वो तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ लाइट नहीं जा रही है, तो इधर शेडो नहीं होनी चाहिए। जहाँ से वेव फ्रंट आती हुई लाइट आ रही है, वेव्स आ रही हैं, तो इसका जो शेडो है वो इतना होना चाहिए, बट हम देखते हैं इतना नहीं, इसका शेडो जो है वो इतना हो जाता है, इतना शेडो इतना रह जाता है, सॉरी इतना हो जाता है, शेडो इतना हो जाता है, ये हम देखते हैं। इसका मतलब
डार्क इतना हो जाता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब लाइट जो है इधर एक्चुअल में यहाँ तक आनी चाहिए थी लाइट, इसका मतलब लाइट यहाँ से मुड़ गई, लाइट मुड़ गई, बेंड कर गई, और इसके ऑब्स्टेकल जो पड़ा तो उसके कॉर्नर पर लाइट थोड़ी मुड़ गई बाहर की तरफ, तभी तो यहाँ से ये पता चला कि जो शेडो रीजन होता है उसमें लाइट मुड़ जाती है हार्ड ऑब्स्टेकल पड़ने के बाद, लाइट जो हार्ड ऑब्स्टेकल पर पड़ने के बाद शेडो रीजन में थोड़ी बेंड कर जाती है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफ्रैक्शन। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। अब हमने उल्टा किया, अब हमने क्या किया, एक स्लिट रखी और सोर्स बीच में रखा और स्क्रीन को रखा, और लाइट जब इसके ऊपर पड़ी, लाइट की वेव्स यहाँ से ऐसे और यहाँ से ये वेव फ्रंट चल रहे हैं, तो नया सोर्स जहाँ का वेव यहाँ निकलेगी, जहाँ वेव निकलेगी। जब हमने यहाँ देखा तो जो लाइट थी वो इतनी भी थोड़ी चाहिए थी, जहाँ जहाँ लाइट होनी चाहिए थी और जहाँ अंधेरा होना चाहिए था, शेडो जहाँ शेडो होना चाहिए था, बट ऐसा नहीं है। हम देखते हैं कि शेडो आपका इतना बनता है, ये लाइट इतनी बनती है, शेडो इतना, उसका मतलब यहाँ बेंड करेगी लाइट, यहाँ से बेंड करेगी। तो ओवरऑल ये पता चला हमें कि लाइट जब हार्ड ऑब्स्टेकल पे पड़ती है कॉर्नर पर, तो शेडो रीजन में वो बेंड कर जाती है। किसकी तरफ बेंड करती है, शेडो रीजन की तरफ बेंड कर जाती है, ठीक है। तो इस फिनोमेना को बोलते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। दिस इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। अब कंडीशन क्या होती है डिफ्रैक्शन के लिए, ये भी बताया। कंडीशन होती है कि वेवलेंथ, जो साइज है पार्टिकल का, स्कैटरर का, डिफ्रैक्टर का, हार्ड ऑब्स्टेकल के पार्टिकल का जो साइज है वो वेवलेंथ के ऑर्डर के इक्वल होना चाहिए। अगर इतना होगा तो होगी डिफ्रैक्शन, अदरवाइज नहीं, ठीक है। देखा होगा आपने कहीं ऑब्जेक्ट का शेडो कम बनता है, कहीं का ज़्यादा बनता है, तो रीजन होगी, ठीक है। तो कंडीशन भी होगी इसकी। अब है टाइप्स। टाइप डिफ्रैक्शन की टाइप्स कितने तरह की होती है, दो तरह की। दो एक्सपेरिमेंट किए, एक फ्रेजनल ने किया, दूसरे फ्रॉनहोफर ने किया। फ्रेजनल ने क्या किया, स्लिटली सोर्स जहाँ रखा और फाइनाइट डिस्टेंस पे स्क्रीन, जो हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं, उस पर रखा इसको, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, और डिफ्रैक्शन को ऑब्जर्व किया। तो जब स्लिट और स्क्रीन में फाइनाइट डिस्टेंस हो तो जो डिफ्रैक्शन होगी उसको बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड फ्रेजनल डिफ्रैक्शन, ठीक है, फ्रेजनल डिफ्रैक्शन। अब इसने क्या किया, एक और फ्रॉनहोफर ने क्या किया, उसने इसको इन्फिनिटी पर, सोर्स बहुत दूर रखा, सोर्स को बहुत दूर रखा, फ्रॉनहोफर ने बहुत दूर सोर्स इन्फिनिटी पर रखा, इन्फिनिटी पर था तो रेज पैरेलल आई, ठीक है, और आगे लेंस लगा दिया। जब लेंस लगाया तो उन्होंने कन्वर्ज कर दिया, ठीक है, तो डिफ्रैक्शन को ऑब्जर्व किया। मतलब पैरेलल आ रही हैं तो इनमें डिस्टेंस इनफाइनाइट है, तो जब स्क्रीन और स्लिट में इनफाइनाइट का डिस्टेंस हो तो डिफ्रैक्शन जो होगी, दैट डिफ्रैक्शन इज कॉल्ड, उन्होंने जो ऑब्जर्व की, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन, ठीक है, इसको बोलेंगे फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। अब ये फ्रॉनहोफर ने लैब में एक्सपेरिमेंट किया और डिफ्रैक्शन को उन्होंने एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन किया, ठीक है।
और सेम पैटर्न वहाँ पर भी बनता है। जब स्क्रीन पे इन्फिनाइट डिस्टेंस रखी, स्क्रीन पे गिराया तो वहाँ पर देखा इन्फिनाइट पैटर्न बनता है, डार्क पॉइंटों का और ब्राइट पॉइंटों का स्पेक्ट्रम बन जाता है, पैटर्न बन जाता है। इस पैटर्न को हम बोलते हैं फ्रिंजेस। जहाँ पर भी फ्रिंजेस बनती हैं उन्होंने देखा था। हम अब इसका मैं बाद में करवाऊँगा आपको, इसका आर्टिकल कल करवाऊँगा। दैट इज़ आपने क्या करना है कि फ्रिंजेस जो डिफ्रैक्शन पैटर्न में जो फ्रिंज बनती हैं उसके आपने प्रूव करना है कि विड्थ जो है सभी की सेम नहीं होती, सेंटर वाले की बाकियों से डिवाइस होती है। ये प्रूव करना और बड़ा ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल, तो ये मैं कल करवाऊँगा। इसमें आज इतना करेंगे, कल ये वेव ऑप्टिक्स करूँगा। धन्यवाद।